हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट वॉइस मेंटरशिप प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम में आपने पढ़ने का तरीका सीखा, आपने अप्रोच सीखी कि किस तरह को किस तरह से पढ़ना है। ये जो किस तरह से पढ़ने वाला चीज है ना, ये मेन अप्रोच है एग्जाम की। क्योंकि पढ़ते सब है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि पढ़ते सब हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं ये डिपेंड करता है कि अप्रोच हमारी क्या रहती है। जैसे हम यूजुअली माइंडसेट बोलते हैं कि किस माइंडसेट से आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत हैं और उनको आइसोलेशन में पढ़ना एक तरह से आत्महत्या करने जैसा है, सुसाइडल है ये। इसलिए मैंने आपको शुरुआत से एकदम डे वन से आपको मैंने ये बताया कि किस तरह से आपको बिट बाय बिट, पीस बाय पीस करके आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। साथ में मैंने ये भी बोला कि आपको कोरिलेट करते हुए चलना है। तो हमने इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखा। अभी जिस पड़ाव पर हम हैं, उस पड़ाव का नाम है आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग हम क्यों कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है आंसर राइटिंग करने का? क्योंकि ये लास्ट फेज है आपकी मेंस प्रिपरेशन का। 15 जनवरी के बाद मतलब मुश्किल है, आप अप्रॉक्स अगर मान सके तो 30 जनवरी भी लेट होगा एक तरह से। तो 15 जनवरी तक जितना भी मेंस का है, जिनका ऑप्शनल बच गया है, बहुत लोगों का कंप्लीट हो गया है, एंड जिनका बच गया है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। प्लीज म्यूट कर लें, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपना ऑप्शनल इथिक्स ये सब कंपाइल करके रख दें, और जो सब्जेक्ट आपने मेन जीएस के पढ़े जो प्री के पर्सपेक्टिव से भी यूज होगा। इसके बाद प्रॉपर जो पढ़ाई होती है वो प्री के पर्सपेक्टिव से होती है। तो हम वी आर ऑन द लास्ट फेज ऑफ मीन्स, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहां पर मैं आपको 21 दिन 21 डे चैलेंज करके, हम 7वें दिन पर है जहां पर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आंसर राइटिंग में हमने सीखा क्या, जरूरी है कि किस स्टेप पर अभी हम हैं, हमने आंसर राइटिंग करना क्यों चाहा, इसका रीजन क्या है। तो हमने आंसर राइटिंग के पहले स्टेप में ये सीखा कि क्या डिमांड है सवाल की। सवाल की डिमांड जो है उसके कीवर्ड से पता चलती है। डिस्कस है, एग्जामिन है, एलाबोरेट है, कमेंट है। सवाल की डिमांड क्या है, जस्टिफाई है क्या। तो सवाल की जो डिमांड है वो उसके कीवर्ड से बताता है। तो सवाल जो पूछना चाहता है, सबसे पहले हमने अपना माइंडसेट ऐसा किया है कि सवाल जो पूछेगा जवाब उसको डायरेक्टली उसी के जवाब पर आएंगे, इधर उधर घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज है, बहुत सालों से कॉपी चेक कर रहा है। अगर आप उसको इधर उधर घुमाएंगे, टहलाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। दूसरा स्टेप हमने आंसर राइटिंग में सीखा कि किस तरह से सवाल को देखते ही स्ट्रक्चर अपने दिमाग में इंस्टेंट बन जाए, है ना। 2 मिनट में मैगी बनती है, वो 2 मिनट भी नहीं लेने आपको स्ट्रक्चर बनाने में। आपको 15-20 सेकंड मैक्सिमम लगना चाहिए, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। पूछा क्या, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रक्चरिंग होगी कि इंट्रो में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा। इस सवाल का जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करते हुए आप स्ट्रक्चरिंग करोगे। एंड तीसरी चीज है कंटेंट। आपको अंदर का कंटेंट फिलअप करना पड़ेगा। कंटेंट में तो सबसे पहले कुछ सवाल बड़े, जो मैं आपको करवा रहा हूं वो बड़े कॉमन सेंस वाले हैं। आपने जो पढ़ा है उसको कॉमन सेंस से आप आइडेंटिफाई करके आप उन सवालों के जवाब लिख सकते हैं। दूसरी चीज, आपने बहुत पहले पढ़ा है पर अभी भी तुरंत ताजा ताजा रिवाइज नहीं किया है, फिर भी आप रिकॉल करके पहले वाली चीजें लिख सकते हैं। मैं इसलिए ये बात को बड़ा इंफेसाइज करता हूं, रिकॉलिंग वाली बात को, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं। क्योंकि आप एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ इंस्टेंट रिवाइज करके चले जाएं। तो हो सकता है कुछ चीजें जो आपने पढ़ी हो वो पहले की हो, पर रिकॉलिंग की जो पावर है, अगर आप वो आपके पास है। जब आपने रिकॉलिंग की पावर दो ही तरीके से डेवलप होती है, आप सही ढंग से पढ़िए और उसको रोज प्रॉपर रिकॉल कीजिए। जब आप रिकॉल करते हैं, और रिकॉलिंग करने का कोई समय नहीं होता, जब आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से अगर ये टॉपिक कनेक्टेड है, तो उस समय अगर आपने इसको रिकॉल कर लिया तो आपकी मेमोरी में वो चीज टाइटली अवेलेबल है। उसको जब भी आप रिकॉल करोगे वो आपके पास आ जाएगी, एट योर डिस्पोजल रहेगी, आप उसको जब चाहो तब लिख सकते हो। तो कंटेंट एग्जाम में कभी कभी बनाना भी पड़ता है। तो मैंने आपको कभी प्रिपेयर होने का मौका ही नहीं दिया। मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई आज ये हम आंसर करेंगे, मैंने आपको कोई थीम नहीं बताया, टॉपिक नहीं बताया। इंस्टेंट आपके साथ सवाल लाकर आपके सामने दे दिया, वो भी रात के 9 बजे, जब आप पूरे टायर्ड हो चुके हैं, जब आपकी एनर्जी आधी मतलब जा चुकी है। तब मैंने उस समय पर आपको ये सवाल दे दिए। दो चीजें हैं इसके पास, इंस्टेंट सवाल देखने के बाद आपको वो पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी कि सवाल में अगर कंटेंट नहीं है तो कंटेंट बिल्डअप करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या लिखें। और इसलिए मैंने आपको हर सवाल के लिए 10 मिनट दिया, 3 सवाल दिए, 30 मिनट तक करवाया, और पूरा 10-10 मिनट करके आपने उस सवाल को लिखा। कैसे लिखा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज करके, थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर, थोड़ा सा इमेजिनेशन करके, चीजों को गहराई में सोचकर आपने तुरंत लिखने की कोशिश की। इसे हम बोलते हैं यूपीएससी में कि आपको जब कुछ नहीं पता होता तो किस तरह से आप क्वेश्चन को देखकर आंसर खुद फ्रेम करने की कोशिश करते हो, किस तरह से जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसको रिकलेक्ट करके किस तरह से आप पॉइंट बिल्डअप करने की कोशिश करते हो। ये सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में आज मैं आपको सिर्फ एक सवाल दूंगा। एक सवाल देने के लिए एक रीजन ये है कि एक सवाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो सवाल
आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग केवल 7 मिनट्स में आज आपको करना है, और स्ट्रिक्ट है 7 मिनट मतलब 7 मिनट। और वो सवाल बड़ा जनरल नेचर का है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, हो सकता नहीं पढ़ा हो, बहुत पहले पढ़ा हो, लेकिन आपने पढ़ा जरूर है, आपने देखा जरूर है, आपने सब कुछ महसूस जरूर किया है। तो अगर आपने ये सब किया है तो आज ये सब आपके, जितना भी आपने कुछ किया है, आज वो सारी दम आपकी लगने वाली है। एक सवाल 7 मिनट है आपके पास, इसलिए आज 7 मिनट में ये सवाल आपको कंप्लीट करना है विथ ऑल दी कीवर्ड्स। तो याद रखिएगा, एक ही सवाल देंगे आज, बहुत मेहनत नहीं करवाएंगे आपसे, पर ये सवाल जो है आपको पूरी शिद्दत से लिखना है। ऐसे लिखना है कि आप यूपीएससी में बैठकर मेंस के पेपर में लिख रहे हैं, और आपको अपनी पावर को एनालाइज करना है। नो यू नो योर सेल्फ। हनुमान जी को अपनी पावर भूल गई थी, याद दिलाना पड़ा था कि यानी आप उड़ सकते हैं महाराज, हाँ आप तो लंका जा सकते हैं उड़ के, समंदर क्रॉस कर सकते हैं। आपको भी अपने अंदर की पावर को महसूस करना पड़ेगा, उस पावर को इग्नाइट करना पड़ेगा, और यह सोचना पड़ेगा कि जब कुछ ना पता हो तो भी हम अपनी जनरल इंफॉर्मेशन से, क्योंकि यूपीएससी एक जनरल गेम है साहब, आप जनरल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कितना बेहतर आंसर लिख सकते हैं, ये पावर डेवलप करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग माई थिंग। तो यहां से शुरुआत करते हैं, सवाल आपके सामने है, 9:08 हो रहा है, 7 मिनट के बाद आपका सवाल हम छीन लेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब लोग लिखिए।
2 more minutes. Last 1 minute. Time up. Time up, guys. बस. Hold on. Stop writing. Put your pen down. कितने लोगों ने 7 मिनट में 150 वर्ड्स लिखे? रेज योर हैंड. है ना, ऑनेस्टली. सिया. ओके. 4 5 14 15. दैट्स अ गुड नंबर. ओके. कितने लोगों ने 100 वर्ड्स लिखे? अप्रॉक्स 100 वर्ड्स तो लिखे होंगे, 150 नहीं तो. वो कितने लोग हैं? बाकी लोग हाथ नीचे करने वाले. अच्छा, रेस्ट आपने 100 वर्ड्स तक लिखा है, कंप्लीट 150 वर्ड्स नहीं लिखे. ओके, थैंक यू. बॉडी, इंट्रो, कंक्लूजन, 3 पार्ट. इंट्रो में क्या होगा? जो मेन क्वेश्चन का कोर है वो लिखने की कोशिश करेंगे. बॉडी में क्या होगा? सामने सामने सवाल सीधे सीधे पूछ रहा है. मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द पल्सेस. जवाब ही इसी में है कि पल्सेस के एडवांटेजेस लिखने हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना है पूरे सवाल में. सिंपल है, इसीलिए मैंने कहा था. और पल्सेस आपके घर में नहीं बनती हो, वो लोग हाथ उठा दें. किसके घर में पल्सेस नहीं बनती है? ऐसा कोई है ना? पल्सेस का कंजम्पशन सब लोग करते हैं. पल्सेस के बारे में आप सबको पता है, जनरल में भी आपने पढ़ रखा है, आपने कभी खेत में देखे भी होंगे, और सब कुछ आपने महसूस भी किया होगा, और इसको आपने पढ़ा होगा. मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ. जब मैं आपको पॉइंट्स बताना शुरू करूंगा, आप कहेंगे सर ये तो बड़े जनरल पॉइंट है, ये तो हमें पता ही थे. अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए आपके नजरिए में कितने एडवांटेजेस होंगे. पहला एडवांटेज कौन बताएगा? और देखना, सारे जवाब आप ही लोग बता दोगे. एडवांटेज बताएंगी ऋतुजा माने. हाँ, बताइए क्या एडवांटेज है पल्सेस का? शी वाज सेइंग शी हैज नो आइडिया. प्रोटीन कंटेंट प्रोटीन. प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो, यानी न्यूट्रिशियस होता है, पहला एडवांटेज. दूसरा बताएंगे पम्मी. पम्मी, क्या एडवांटेजेस हैं? सर वाटर की लेस रिक्वायर्ड होती है. लेस रिक्वायर्ड वाटर, यानी अच्छा. वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है. वेरी गुड. थर्ड पॉइंट, हाँ. पंकज. Sir, pulses production become the environment friendly because it also increases the nitrogen fixation level of the soil. नाइट्रोजन So that फिक्सेशन लेवल, also, वेरी गुड, ऑफ द सॉइल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, अमृता. So there is a great scope for export also. Export pulses. also because we are import dependent. Yeah, you can say that we will less import, है ना? Import कम करेंगे, import dependency हमारी कम हो जाएगी. Very good point. श्रुति, yes. आवाज श्रुति, अनम्यूट करना होता फर्स्ट.
Am I audible? Yes. Yeah, sir, it can be stored for a month. Plus, the residues can be used for the animals. So, Okay, feed for the animal. Okay, mm. completely valid point. Very good. Yes, Chandrima. Sir, for some pulses, farmer got the MSP, sir. So it is a Okay. profitable for farmers. Okay, that's a very good thing. Or you can say that it will help in the value realization or increasing the farmer's income. Okay, put your hands down. That's a very good point that you have all, you all have told me. And it is the answer only, है ना? Nothing is, you have to go beyond, or something creative. आपको कुछ नहीं करना है. जो पूछा उसका जवाब देना है. Why this question has been asked? Mention the advantage of the cultivation of the pulses, because of which the year 2016 was declared as the International Year of Pulses by the United Nations. यहाँ पर जवाब में आप लिख सकते हैं इंट्रो में, United Nations declared the year 2016 as an International Year of Pulses to heighten the public awareness of the nutritional benefit of the pulses. देखिए कोर बता रहे हैं, वो खुद ही पूछ रहा है कि एडवांटेज क्या है. हम खुद ही बता रहे हैं कि एडवांटेज सबसे पहला क्या होना चाहिए. अवेयरनेस बढ़ाएगा अबाउट द न्यूट्रिशियस बेनिफिट्स ऑफ द पल्सेस, क्योंकि इंडिया में मैल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ हेल्थ इश्यूज बहुत ढेर सारे हैं. एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एम्ड टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन. फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा. वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट, हम खूब ढेर सारा पल्सेस का इंपोर्ट करते हैं साहब. तो दोनों पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है. फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा, साथ में न्यूट्रिशियस कंटेंट भी प्रोवाइड करेगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर भी कम होगा. इस कॉन्टेक्स्ट में जब 2016 में ये किया गया, उसका कोर पॉइंट ही यही था कि करने की वजह यही थी कि पब्लिक को अवेयर करो, हाइटन द पब्लिक अवेयरनेस. और ये इंट्रो के बाद हमने जैसा कि बॉडी में जंप किया, आप सबने मुझे बताया कि एडवांटेज क्या होगा. सबसे पहला एडवांटेज न्यूट्रिशियस एडवांटेज, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. इट इज अ सॉल्यूशन फॉर द मेल न्यूट्रिशियस. रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज, बिकॉज लेग्यूमिनस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल, इसलिए लो फर्टिलाइजर की नीड होती है. रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज. दूसरा मेन पॉइंट जो सब आपने बोला, फीड फॉर द लाइफ स्टॉक, जैसा कि आपने बोला फीड फॉर द लाइफ स्टॉक, इसको यूज कर सकते हैं. इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर द फार्मर्स, लेस इनिशियल कॉस्ट, रेजिस्टेंट टू द क्लाइमेट एडवर्सिटीज, क्लाइमेट जितना भी रैपिडली चेंज हो रहा है उससे कम इंपैक्ट होगा, एंड वैल्यू रियलाइजेशन बहुत अच्छा होगा. क्यों? पल्सेस की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होगी, प्राइस अच्छे होंगे, फार्मर को अच्छा प्राइस मिल सकेगा. इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर द फार्मर्स, डबलिंग द फार्मर इनकम का गोल भी पूरा हो सकेगा. नेक्स्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करता है, सॉइल को रिप्लेनिश करता है, सॉइल में कोई डिसीज होता है उसको कंट्रोल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है. नेक्स्ट, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकता है, जीडीपी को बढ़ा सकता है. वैल्यू रियलाइजेशन अगर अच्छा होगा तो जीडीपी को बूस्ट कर सकता है. लेस इंपोर्ट, हम इंपोर्ट कम करेंगे उसका, तो हमारा फॉरेक्स जब जो है वो बाहर नहीं जाएगा. हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. वाटर कंजर्वेशन, जैसे कि आपने बताया कि लेस वाटर यूज करता है तो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बहुत ढेर सारे आने वाले, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ये है. एंड कंट्री में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, और हंगर की प्रॉब्लम को, हंगर मतलब न्यूट्रिशन की हंगर भी है लोगों को, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा. वैसे तो खा तो रहे हैं, समोसे से भी कैलोरी मिलती है, एप्पल से भी कैलोरी मिलती है, न्यूट्रिशन किसमें कितना ज्यादा है वो डिपेंड करता है. एप्पल में ज्यादा है, समोसे में कम हो. कैलोरी का इंटेक सेम है पर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, यानी भूसा खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं उसमें, तो हंगर की प्रॉब्लम है. उस हंगर की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है. दीज आर द एडवांटेज. अब कंक्लूड करके आप लिख सकते हो कि पल्सेस को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज ये हंगर, मेल न्यूट्रिशन, इन सब की प्रॉब्लम को टैकल करता है, जिसकी वजह से हेल्थ का एक्सपेंडिचर कम होगा, लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कम होगा. तो गवर्नमेंट शुड प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ द पल्सेस. आई होप यू गेट माई पॉइंट. ये 7 मिनट में लिखने वाला सवाल था. इसके लिए बहुत ढेर सारी आपको नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं है. बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो क्या ये सवाल लिख सकते हैं. पूछा किस कॉन्टेक्स्ट में गया, 2016 में ये चीज आई थी और 2017 में पूछा गया. 2016 में पल्सेस का कल्टीवेशन के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बनता है, 17 में सवाल पूछा जाता है. अंडरस्टैंड माई पॉइंट, है ना. शुभरानिल आप पर आएंगे, लास्ट में आते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए. अच्छा, अगर ये सवाल आज पूछ सकता है तो क्या यूपीएससी को इतना प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा कि ये सेम सवाल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलेट ये नहीं पूछ सकता.
कि पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो अगर मैं आपको सवाल दूं, एक सवाल और लिखने के लिए, अब इस बार लिख लेना सब लोग, एक सवाल और आपको दे रहा हूं, 7 मिनट है आपके पास दोबारा, है ना, कोशिश करना इस बार ढंग से लिखना। चलिए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यूपीएससी सीएससी मेंस 2023 हम दे रहे हैं भाई, है ना। यूपीएससी ने अगर ऐसा छाप दिया तो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लगा के छाप देना एकदम। जस्ट किडिंग। मेंशन द एडवांटेज ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द मिलेट्स because of which the year 2023 was declared as the international year of millet by the United Nations. 10 marker, 150 words, exact same question, just the replacement of the pulses with the millets. Your time starts now.
2 more minutes. Hurry up. Fast. बहुत बढ़िया करमवीर, गुड. 1 more minute guys, fast. Done, done. बस 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 बस. Stop writing. क्यों? हिला डाला ना. आया मजा? भाई हमने सवाल फ्रेम किया, 2023 में नहीं पहुंचेगा तो 2024 में पूछ लेगा. उसका मिलेट ईयर पूछने का मकसद आप समझ रहे हैं कि मिलेट ईयर क्यों पूछेगा? क्योंकि पल्सेस के बारे में पूछ सकता है. तो आज मिलेट की रिक्वायरमेंट है बॉस. आज दुनिया में पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है. ज्वार, बाजरा, रागी, इसकी जरूरत है. लोग बीमार पड़ रहे हैं, इम्यूनिटी कम है उनके अंदर. दूसरी चीज, मिलेट एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट है. ऐसे फेंक दो कहीं पर भी पैदा हो जाएंगे, ड्रॉट कंडीशन में पैदा हो जाएंगे. हमें फूड सिक्योरिटी भी तो चाहिए, फूड होना भी तो चाहिए. और ऐसी चीजें ड्रॉट कंडीशन में भी अगर पैदा हो जाए, उसकी बात यूपीएससी क्यों नहीं करेगा? उसके बारे में आपसे क्यों नहीं पूछना चाहेगा वो? तो सवाल ऐसा सेम नहीं आया है ना, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट सेम वर्ड्स. तो क्या हुआ? थीम तो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं. थीम तो यही रहेगा. थीम तो यही है ना, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल कंटेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट रेजिलिएंट. यही थीम है. थीम तो यही पकड़ेगा ना. और थीम यही पकड़ेगा. अगर सवाल ऐसा पूछेगा तो आपके पास पल्सेस का जवाब रेडी है. तो क्या वहां पे एग्जाम में दिमाग लगाना है कि क्या लिखे मिलेट्स में? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. अगर आप प्रिपेयर ढंग से कर रहे हैं तो वहां पर तो टाइम ही नहीं रहता इतना ढेर सारा सोचने का बैठकर. वहां पर तो कंटेंट रेडी होना चाहिए पहले से. पल्सेस का कंटेंट रेडी है तो मिलेट का भी रेडी है. कोई डिफरेंस नहीं है बॉस. United Nations declared the year of 2023 as the International Year of Millets to heighten the public awareness of the nutritional benefit of the millets as a part of sustainable food production aimed towards the food security and nutrition. इंट्रो रेडी है. हमने तो बस पल्सेस का मिलेट लिख दिया बस. एडवांटेज पे आगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट, ड्रॉट एंड इंसेक्ट टॉलरेंट, कैन सर्वाइव हार्श कंडीशंस, इनफर्टाइल सॉइल में भी पैदा हो सकता है. रिलीज ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर, क्लीन करेगा एयर को. न्यूट्रिशियस फूड है, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स, कैल्शियम, फास्फोरस एटसेट्रा एटसेट्रा. दे आर द गुड सॉल्यूशन फॉर द मेल न्यूट्रिशन. इन्वायरमेंट फ्रेंडली है साहब. फार्मर की इनकम को डबल कर सकता है. कैसे? इनिशियल कॉस्ट कम है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं, फार्मर की इनकम डबल हो सकती है आराम से. पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन करने में, बेचने में आसानी होगी. इसी को थोड़ा सा प्रोसेस कर देंगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी अच्छी हो जाएंगी. समझ रहे हो मेरी बात? कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं तो जीडीपी बढ़ जाएगी, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. एडवांटेजेस में, हेल्थ एक्सपेंडिचर बिल ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूस करेगा. क्यों? अरे सब न्यूट्रिशन कंटेंट ले रहे हो तो किसको बीमारी हो रही है? इम्यूनिटी अच्छी तुम्हारी. अगर हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो गवर्नमेंट वाले तो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम्हारा जेब का खर्चा तो जा रहा ना, तो सिटीजन का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम कर देगा. ये एडवांटेज है. यही सब एडवांटेज आप पल्सेस में भी जानते हैं. कंक्लूजन आप जानते ही हैं जो अभी बताया, लिख दिया. मिलेट के लिए कंप्लीट हो गया एक सवाल.
थीम भी बन गया, कंप्लीट भी हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूं, सवाल वही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने भी देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने भी देखे हैं। आप देखकर क्या करते हो, हम देखकर क्या करते हैं, अगर आप दोनों के बीच का जो गैप है उसको अगर आप कम करने लगो तो आप सही डायरेक्शन में सोचने लगोगे। अप्रोच समझनी पड़ेगी साहब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर उनका मगब रट्टा नहीं मारना है, उनको देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या फिट होते हैं। सिलेबस में तो मेंशन साफ साफ है, GS1 में पूछ रहा है, यानी ज्योग्राफी का पार्ट, GS1 क्रॉप उसका पार्ट उससे पूछ रहा है आपसे। कल के दिन GS3 में भी पूछ सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो वहां पे भी लिखा हुआ है, वहां से पूछ सकता है आपसे। तो क्या GS3 में आएगा तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? एडवांटेज तो एडवांटेज ही रहेंगे ना साहब, उसके एडवांटेज चेंज कर दोगे क्या आप तुम, क्योंकि वो GS3 में पूछ लिया गया? ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर आगे आने वाले क्वेश्चंस को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ये आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी। प्री तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल गेम है, उसमें जब मैंने आपको प्रिडिक्ट करके दिखा दिया है ना, लास्ट के आप, मैंने हमेशा बोला है कि आप मेरे देख सकते हो वो वीडियोस प्री के पहले वाली, तो मेंस को तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये तो गेम आपके हाथ में, इट्स नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू जस्ट हैव टू गेट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर दैट। आपको सही दिशा में काम करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मेरी बात आप ढंग से समझें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको करवाने का, आंसर राइटिंग करवाने का, आप बोल रहे हो ना कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, कॉन्फिडेंस मैंने आपके अंदर नहीं भरा है, आपने खुद अपने अंदर भरा है। आपने लिखा तो था नहीं आज तक, और आपने लिखने की कोशिश की और आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने अपने इंस्टॉल होने लगा। तो आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कोई आपके अंदर ला नहीं सकता, ये आपके अंदर पहले से है, बस आपको उस चीज को हाइटेन करना है, उस चीज को दिखाना है। जैसे हनुमान जी भूल गए थे पावर उनके पास, आप अपनी पावर भूल चुके हैं साहब। आपको लगता है, आपको इतना डरा दिया गया है ना, इतना डरा दिया गया है कि आप अब आपको लिखने से डर लगने लगा है कि क्या लिखें, कैसे लिखें, और लिखते समय हाथ कांपने लगते। क्यों? वैसे आपको अगर कभी बचपन में बोलता कोई कि लिखने, तो आप इतना नहीं डरते। जब आपके हाथ चलते भी नहीं थे तब आप लिखने में क्यूरियस रहते थे कि कोई हमको बना दे, ABCD बना के देते तो हम ऊपर पेन से हाईलाइट करके लिख लेंगे, राइटिंग बन जाएगी हमारी। आज आप लिखने से डर रहे हैं, ये हालात हैं आपके, इतना अंदर से डराया गया है। तो आप समझिए डर का विषय नहीं है ये, कॉन्फिडेंस तुम्हारे भीतर है, तुमको बस निखारना है और कुछ करना ही नहीं है उसमें। मैं आपको आंसर, ये बहुत बड़ी चीज नहीं आंसर राइटिंग बैठ के करवाना, ये मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, मॉडल आंसर आपको दे सकता हूँ, 1000 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के दे सकता हूँ, उससे फायदा किसी का नहीं है। वो तो हर रोज न्यूज़पेपर वाले कर ही रहे हैं, वो आप वेबसाइट पे जाइए, एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लगा कर रेडी करके वो रखे हैं आपके लिए, आप आओ व्यूज बढ़ाओ, उनका जो करना है करो। अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालता हूँ, अरे भाई मेरे पास कोई अच्छा कंटेंट हो तो मैं डालूं, अब मैं बेकार कंटेंट लेकर चला जाऊं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, कोई मोटिव ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है। जब मेरे पास बढ़िया कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट होगा मैं तभी डालता हूँ, मेरे पास कोई उल्टा सीधा कंटेंट आता मैं नहीं डालता। भाई मेरे को इतनी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए कि अगर कोई अच्छा कंटेंट नहीं फिर भी मैं रोज का रोज आपको रेपो रेट लगे यार भी रेपो रेट बढ़ा दिया लगे, उसका कोई मतलब, एक बार समझा दिया उस चीज को, फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में आकर आपको बैकवर्ड लिंकेज समझा दिया, कभी कभी आपका रिवाइज हो गया, खत्म हो गई बात। वो बार बार करने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है ना, इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा यूट्यूब में सब्सक्राइबर नहीं है, सब चलता है मेरे लिए दुनिया की हर एक चीज चलती, पर मैं करूंगा प्रॉपर काम, वही काम करेंगे जो क्वालिटेटिव है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। 150 वर्ड्स में क्वालिटी ही लिख सकते हैं, क्वांटिटी का गेम ही नहीं है ना। प्री में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो आता होगा वही सिलेक्ट करेगा, क्वालिटी का गेम है, कितना डीप स्टडी की, कितना कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है, बाकी सब ऐसा ही है, वो सब दुनिया में चल रहा है, बाकी सब बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आप पढ़ने के तरीके पर फोकस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब पढ़ते हैं, आप उनको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली लगाने की कोशिश करें, ये नहीं करता कोई। आप उसको लगाएं ना कि करंट अफेयर में कहां पर सेट होगा ये चीज। अगर ऐसा वो पूछ सकता है अभी ऐसा क्या करंट अफेयर में चल रहा है जिसके ये रिलेशन बन रहा है, ये को रिलेशन डेवलप हो रहा है, ये सोचने की कोशिश करो ना। सोचोगे तो लगेगा, मजा भी आएगा और लगेगा भी, क्यूरियस भी रहोगे कि कल क्या अटैच किधर हो रही है, तुमको क्यूरियोसिटी रहेगी पढ़ने में। करंट अफेयर पढ़ने में बोरियत हो रही कि अरे हाँ, उस समय क्यूरियोसिटी होगी कि ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कहीं काम तो नहीं आने वाला हमको, कहीं अटैच तो नहीं होने वाला, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी टाइप के इसी ढंग से कहीं पूछे तो नहीं गए। आप क्यूरियस रहेंगे, और जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो बचपना है, वो बच्चे हैं, वही इस समय जिंदा है, बाकी सब लाश हैं, वो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर रोज सुबह सुबह, बाप पलट रहे पूरे पेज पेज,
वो अनकॉन्शियस माइंड से पूरा न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। इसलिए जिंदा रहो, ढंग से पढ़ो, प्रॉपर स्टडी करो, और आंसर राइटिंग करना बहुत फियर वाला काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आप खुद लिख रहे हैं पॉइंट्स, और देखिए लिख रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बात का कि इसमें लिखने में क्या है। करमवीर ने 5 मिनट में लिख के रख दिया, क्यों? क्योंकि पल्सेस वाला क्वेश्चन 7 मिनट में लिखा था, सेम मिला तो 5 मिनट में लिख दिया उसको पकड़ के। उसको करना क्या था, वही सेम कंटेंट था, उसको थोड़ा सा अपना अप्लाई करना था नॉलेज, और 5 मिनट में लिख देना था। तो स्पीड तो आ जाएगी आपकी 5 मिनट वाली भी। कंटेंट यहाँ तो आए, पहले यहाँ लिख लोगे, प्रैक्टिस तो हाथ से कर लोगे जल्दी जल्दी लिखने की। अब यहाँ आने की प्रैक्टिस ही नहीं कंटेंट, तो यहाँ कैसे लिखोगे? अब लोग रोज बैठ के यहाँ लिखते हैं, बैठ के हाथ बहुत तेज चल रहा है उनका, लेकिन ये चल ही नहीं रहा। फिर वो कुछ भी लिखते हैं जो मन आता है, माई मदर इज ये, माई मदर इज वो, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर। वो जो बचपन में हम लिख के आते थे, वो इंजीनियरिंग में लिख के आ गया, अपना दोस्त का नाम लिख के आ गया कि माई फ्रेंड हैज टोल्ड मी दिस, और पूरा लिख के आ गया 15, और 10 में 10 नंबर मिल रहे हैं। हो रहा है वो उधर इधर नहीं होता ये सब। यूपीएससी एक प्रिसाइज गेम है, सही लिखोगे पढ़ के मार्क्स आपको मिलेंगे। और वैसे भी आप इतना अच्छा लिखते हो तब भी आपको 7-8 मार्क्स मिलते हैं, इससे ज्यादा मिलते नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि जितना वो दे रहा है कम से कम उतने तो मिल जाए, और इसके लिए आपको कंटेंट पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। भाई अगर पूरा पेपर नहीं तो कम से कम 70% पेपर, उतना भी रहेगा तो 30% में तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। एक मिनट अगर हर सवाल से चुराओगे तो लास्ट में उन सवाल में सोचने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको। तो कहीं से टाइम चुराना है, कहीं पे एडिशन करना है, तो बैलेंस बनकर पूरा पेपर टाइमली भी कंप्लीट होगा और क्वालिटी में भी कंप्लीट होगा। और जितने नंबर आज तक किसी टॉपर को नहीं मिले हैं उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। आपको टॉपर में कंपेयर किया जाएगा कि टॉपर में कितने सबसे हाईएस्ट नंबर टॉपर्स में लाया कोई। आप समझिए इस बात को। जब आप क्वालिटी करने लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर को भी एक तरह से कंपल्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि नंबर दीजिए साहब, इससे ज्यादा कोई लिख भी नहीं सकता है ना। कैपेबिलिटीज के बाहर हो जाएगी बात, है ना। कुछ तो सोचिए मेरे बारे में। वो आपकी बात समझेगा, देगा आपको नंबर, लेकिन आपको निराश होकर नहीं पढ़ना है, आपको क्यूरियस होकर पढ़ना है साहब। और ऐसा पढ़ना है कि लगना चाहिए कि आप को रिलेट कर रहे हैं, जिंदा माइंड से पढ़ना है। इसलिए इस हैबिट को डेवलप कीजिए। अभी भी टाइम है, वक्त हमेशा रहेगा आपके पास, वक्त की कमी पड़ने वाली नहीं है। लोग 5-5 साल लगे रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता, क्योंकि वक्त बहुत लगाया उन्होंने। लेकिन क्वालिटेटिव वक्त अगर निकालने जाओ तो आपको नहीं मिलेगा उधर। तो यही सेम चीज समझिए, आप वक्त अपना लगा रहे हैं, लेकिन वक्त जब लगा ही रहे हैं तो ढंग से लगाइए, कम से कम उसका आउटपुट बेहतर हो। इसलिए मैं रोज कहता हूँ रिकॉलिंग करके सुना। रिकॉलिंग करके सुनने का मतलब ही यही है कि जितनी चीज पढ़ी उसका कीवर्ड्स निकाल के लिख कर सो आराम से। लिख नहीं सकते हो तो ब्रेन में लिख कर सो कि ये पढ़ा है। रिकॉल होगा, लास्ट में हेल्प करेगा, बूंद बूंद से सागर बनेगा इधर। वैसे तो नहीं बनता रियल लाइफ में, पर इधर बनेगा। और ये बनता है और आपको रियलाइज होगा जब आपके पास कंटेंट का भंडार होगा, वो भी क्वालिटेटिव। क्योंकि समंदर में बाल्टी जो खींच के लाओगे ना कीवर्ड्स की, वो बाल्टी में चुल्लू भर लिखना होता है। और बाल्टी जब कीवर्ड्स की अच्छी अच्छी होगी ना तो चुल्लू भर आराम से लिख लोगे तुम। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। इसलिए आज एक सवाल कराया, लेकिन पैरेलल एक सवाल के ड्रॉ करके एक सवाल और बनाया। सेम नहीं पूछा जाएगा, हमको भी गारंटी नहीं है, हम कौन सा यूपीएससी से मिले हुए हैं लेकिन पूछेगा तो ऐसा कुछ पूछेगा, और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो कंटेंट आपके पास प्रिपेयर है। मेन बात ये, ठीक है, समझ गए? हाँ, किसी के पास कोई सवाल?